लो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाला भी आपके कक्षा 10वीं हिंदी की अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों आपके कितने मार्क्स के लिए भैया 4 मार्क्स के लिए देखने वाले, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। तो ध्यान से आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करना है बच्चों। तो देखते चलो, यहाँ पर 4 नंबर में आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा गया, मुहावरा। मुहावरा की एक और स्पेशल वीडियो आएगी बच्चों जिसमें आपको पूरी मुहावरा एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। तो आपके बुक से जो मुहावरा है वो आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर 4 नंबर भी इसलिए रखा गया क्योंकि मुहावरा ऐसा चीज है बच्चों, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 में ज्यादा चांसेस है, फिर भी यहाँ पर रखा गया ताकि आपका कोई मुहावरा छूटे ना। देखो क्या बोल रहे, भ्रिकुटी चढ़ाना, गागर में सागर भरना, सिंहासन खाली करना, आरती लिए ढूंढना। तो यहाँ पे देखो पहला का अर्थ क्या हो जाएगा, भ्रुकुटी चढ़ना मतलब क्रोधित होना, चढ़ाना मतलब क्रोधित होना। तो आप तो भाई इसका वाक्य में प्रयोग तो कर सकते हो कि मैं भ्रिकुटी मेरा चढ़ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। फिर गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरने का अर्थ जो है होता है। फिर सिंहासन खाली करना मतलब सत्ता छोड़ना, आरती लिए ढूंढना मतलब खोजना, बोलते हैं ना आरती लेकर ढूंढने पर भी ईमानदार लोग नहीं मिलते। इस तरीके से आपको वाक्यों में प्रयोग जो है करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो क्या है, निम्नलिखित काव्यांश का आपको क्या करना है भैया, भावार्थ जो है लिखना है भाई। तो भावार्थ लिखने वाला 4 नंबर के लिए एक क्वेश्चन तो आना ही है। और इससे भी सीधी बात है आपका, अगर मैं बात करूं 4 नंबर वाली जितना भी क्वेश्चन देखोगे आप लोगों का, आप लोगों को प्यारे बच्चों टोटल 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। जितना भी इस वीडियो में आप देखोगे क्वेश्चंस, लगभग 35 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में आपको, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश का क्या भावार्थ लिखना है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, निर्झर में गति है, यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। अब इसी चीज को लिख रहे हैं भाई, इतना का अपन अनुवाद करते हैं जितना पढ़े हैं उसी का। देखो झरने में गतिशीलता है, वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है, उसी के प्रकार जीवन में निरंतर अविराम गति से प्रवाहित होता रहता है, राह में आने वाली कठिनाइयों से बाधा से लड़ता है ना। उसी चीज के बारे में बोल रहे। तो यहाँ पर आपको रटना नहीं भाई, सिंपल सी इसी के, अब इसी के हिसाब से लिखना है। इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, झरना जो एकदम निर्झर, जो झरना है गतिमान है, युवा अवस्था में वो तेज गति से चल रहे, बीच में उनके पास कितना भी बाधाएं आ रही है, पेड़ पर्वत सबको काटते हुए वो अपनी मस्ती में ही चल रहा है ना। वो कईयों पेड़ों से टकराते हैं, पत्थरों से टकराते, फिर भी उनसे लड़ करके उनसे पार करके आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप यहाँ एक झरना के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि बिल्कुल भी याद नहीं करना है बच्चों, इतना दिमाग में रख लीजिए। क्लियर है क्या, अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखो। फिर देखो पेड़ों से टकराता है, वह अपनी जवानी में चट्टानों पर चढ़ता है, तो देखो बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो यहाँ पर यौवन मतलब जवानी है ना, तो वहां पर वो अपनी जवानी में पेड़ पौधे चट्टानों से टकराते हुए लहरें उठती है गिरती, वो उनकी लहर जो है फिर उठती है फिर गिरती है, नाविक तट पर पहुंचाता है। वो क्या करते हैं, नाविकों को तट पर किनारों पर सुरक्षित पहुंचा जाता है। इस तरीके से देखो आप इसकी पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो उसी के आधार पर आप देख लो इसको फिर उसको, तो देखो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसलिए ऐसे ही अगर, क्योंकि अगर ब्रज भाषा रहेगा तब तो आपके लिए मुश्किल है भी। मैं तो बोलता हूँ ब्रज भाषा नहीं आए तो ही बेहतर है आपके लिए। नॉर्मल हिंदी में आएगा देन हिंदी में उसका भावार्थ लिखना बहुत अच्छे तरीके से बच्चे कर लोगे बिना रटे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इसको कि क्या क्या करना है करके। अगला और दिया, मैं बीच बीच में रखा हूँ इसको, इकट्ठे नहीं रखा हूँ क्योंकि आप बीच बीच में रखने से आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। हर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बाद आपको ये मिलेगा, बीच बीच में रखा हूं, ठीक है। तो बच्चों देख लेंगे, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रहमानी रहम नामी है, कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में, अपने को खांचे। देखो यह जीवन एक झरने के समान है, उसी चीज को बोल, यह जीवन क्या है, निर्झर है। तो जीवन जो है क्या है बच्चों, झरने के समान है,
है ना, मस्ती ही इसकी पानी है। क्या करते हैं बच्चों, जो झरने हैं पानी में ही मस्ती करते हैं, सुख दुख उसके लिए कितनी भी मुश्किलें है वो आगे बढ़ते जाते निरंतर, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी क्या करना चाहिए बच्चों, उनके जिंदगी में जितनी भी दुख सुख दुख है सबको सामना करते हुए स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इसी चीज को यहाँ पर लिखा है भाई, देखो पूरा का पूरा वही चीज है। ये इसको पढ़ के आप ओन वर्ड्स में अपने शब्दों में बच्चों बता सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते भैया, वो क्या है, सुहागित नृत्य के समय जो टोकरी होती है बच्चों, टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या है भैया, छत्तीसगढ़ के सभी लोग जानते हैं इसे, है ना। क्या करना है भैया, क्या लिखना है, सुआ गीत जो है, सुगा नहीं है सुआ है, सुआ गीत नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों, आत्मा का प्रतीक। किसको याद रखना है, सुआ को क्या माना जाता है, आत्मा का प्रतीक माना जाता है भाई, ठीक है। सुआ सुआ अर्थात पोते की प्रतिमा रख स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती है, वो सबको पता है, इसको तो लिखी लोग है ना। जिस तरह कबीर के हंसा को आत्मा का प्रतीक माना गया, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में सुआ को भी आत्मा का प्रतीक जो है माना गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, जिसमें और भी इसके और भी आंसर, जैसे कि महिलाएं अपनी सुआ में अपने जो प्रीतम होते हैं, है ना, उनको माना जाता है, उनको भाव लेकर के क्या गीत गाया जाता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो बच्चों इसको, ठीक है। तो ये बहुत आसान है भाई, इसको आराम से आप कर लोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको देखो आप लिख लेना कि सुआ गीत क्या है, सुआ ये सुगा नहीं है ना, सुआ गीत नृत्य के समय टोकरी में भरे धान को रखने का है, वो आत्मा का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार हंसा, इसका उदाहरण ले लेना, कबीर के हंसा को आत्मा का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में सुआ को भी आत्मा का प्रतीक जो है माना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नीचे में रह गया, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आप लोगों का, देख लेंगे यहाँ पर। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी, या भेंट उसने कैसे जुटाई बच्चों। तो देखो घीसा वाले पार्ट तो महादेवी वर्मा जी का नाम जरूर याद करना यहाँ पर। तो देखो बहुत छोटा आंसर, छोटा है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीजें बोल रहा हूँ, मेन जो पॉइंट्स आपको याद रखने वाली चीज, आपको एकदम काकी के वाला याद तो नहीं रखना है भैया, है ना। तो करना कैसे है, घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को भेंट में तरबूज दिए, तरबूज खरीदने के लिए उसके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, इसलिए बेचारे ने क्या कि अपने एकमात्र जो कुर्ता था उसको उसी के बदले उन्होंने तरबूज लिया ताकि उसे गुरु साहिबा को भेंट में दे सके। ये मेन चीज है भाई। अब हम लोग लिखेंगे, अपन कैसे लिखेंगे इसको, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक की घीसा नामक पाठ में घीसा जो है गरीब विद्यार्थी था, वह अपनी गुरु साहिबा को क्या करना चाहते थे, भेंट देना चाहते थे, तो उन्होंने भेंट में तरबूज दिए और उस तरबूज को उन्होंने अपने एकमात्र कपड़े के बदले उस तरबूज को खरीदे थे। इस तरीके से आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित समासिक शब्दों का समास विग्रह करना है बच्चों, जैसे कि राम प्रसाद, नीलांबर, राज रानी, चौमास, ये दिया हुआ है बच्चों, इसका विग्रह करना है और उसको कौन सा समास है ये भी हमें नाम बताना है। तो चलो फटाफट करते हैं बच्चे, जैसे कि राम प्रसाद दिया हुआ है, तो राम प्रसाद मतलब राजा का प्रसाद, ठीक है, राजा का प्रसाद, और यहाँ पर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मैं समास की एक वीडियो और बना दूंगा बच्चों प्रॉपर, डोंट वरी, बट यहाँ जो चीज है, क्योंकि टाइम की सबके पास कमी है बच्चों, हम हर एक टाइम को अपना यूज कर रहे हैं ना। नीलांबर, नीला अंबर, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, राज रानी, राजा और रानी, तो द्वंद्व समास, चौमासा, 4 माहों का समूह हो जाएगा द्विगु समास। इस तरीके से बच्चों, ठीक है, जब भी ऐसा और की बात आती है ना, तब वहां पर द्वंद्व समास होता है, ऐसे समूह वाली बात आती है, नंबर रहता है, ऐसे नंबर रहता है, वहां पर द्विगु समास होता है, इतना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है भैया, वो क्या है, वी नारायण सी में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे भैया, भाई ऐसा कौन सी चीज है वीर नारायण सिंह में जो एकदम उनको स्पेशल बनाते हैं भैया। तो क्या लिखना है कि वीर नारायण सिंह जो है धर्मपरायण थे, है ना। अब उनकी तारीफ करना है थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, कि वीर नारायण सिंह क्या थे, धर्मपरायण थे, मृदुभाषी थे, मिलनसार और परोपकारी थे, ठीक है। इतना तो लिख लोगे कि वो धर्मपरायण थे, मृदुभाषी थे, परोपकारी थे, इस तरीके से आप लिखेंगे। वे अपनी गुरुओं के धर्म संबंधी नीति एवं नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। वे अपने गुरु से क्या करते थे बच्चों, वो धर्म के बारे में भी शिक्षा लेते थे और नीति संबंधी भी शिक्षा लेते थे। वे शस्त्र विद्या में बाल्यकाल से ही क्या थे बच्चों, प्रवृत्त थे, वो बचपन से शस्त्र चलाना, ये धनुष तीर बाढ़ चलाना, वो बचपन से ही सीख गए थे, है ना। अपनी जमींदारी में उन्होंने क्या किया बच्चों, तालाब खुदवाए हैं,
वृक्ष लगवाए हैं, पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का क्या किए, समाधान किए हैं। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, सोना खान में उनकी इस परोपकारी प्रवृत्ति के 3 उदाहरण है। ठीक है, क्या क्या है बच्चों। अब उन्होंने क्या क्या कि उसको तो बता दिया आप, है ना, सिंपल सी चीजें हैं, आपको लिखना है कि सबसे पहले उनका तारीफ करना है। तारीफ ये करना है कि वो क्या थे बच्चों, वो जो है धर्मप्राण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। ठीक है। वे जो है क्या किए, वे बचपन से ही शस्त्र विद्या में पारंगत थे, शस्त्र चांचा बचपन से ही। ठीक है। और वे अपने गुरुओं से धर्म की शिक्षा और नीति की शिक्षा ग्रहण करते थे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर जनसभाओं के माध्यम से वो लोगों की समस्याओं को समझते थे और उसका समाधान निकालते थे, इस तरीके से लिखना है। फिर उनके कुछ कुछ उन्होंने क्या किया, बहुत सारा तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए, पेड़ लगवाए हैं बच्चों, जिसका उदाहरण आज भी देखने को मिलता है। वो क्या है, राजा सागर, है ना, राजा सागर, रानी सागर, नंद सागर, ये उनके खुद का बनवाया हुआ है भाई। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कर उसे नंदन वन जो है नाम दिया गया है बच्चों, नंद वन का नाम दिया गया है, इतना दिमाग में रखेंगे। स्वरूप प्रदान किया था, वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। इस तरीके से उतनी चीजें आपको दिमाग में रखना, रटना नहीं है, जो चीजें सुने हो यहाँ वही चीज वहां परोस के आना है आपको। क्लियर है बेटा। फिर लेखक बनने के लिए शरद बाबू की क्या क्या सुझाव थे, ये सिंपल से आंसर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, लेखक बनने के लिए बच्चों शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए। उनका कहना था कि जो लिखना हो अपने मन से लिखना, अपने अनुभव से लिखना। लिखने के बाद भैया आप तुरंत किसी को मत बना दा, वरना वो नाना प्रकार की कमी निकाल दे रहे, ऐसे कर रही थी चीजें, तुम्हारा दिमाग पूरा खा जाएगा। तुम्हारा स्टोरी जो तुम लिखना चाहते हो, जिस कहानी पर, उसका स्वरूप ही बदल जाएगा अगर तुरंत आप किसी को बताओगे। तो उनका पहला था, जो भी लिखना अपने मन से लिखना बोले भाई। दूसरा चीज बोले कि लिखने के बाद तुरंत किसी को नहीं बताना है आपको। ठीक है, लिखने के बाद तुरंत आपको किसी को नहीं बताना है भाई, थोड़ी देर रुकना है, रुकने के बाद उस पर सुधार जो है स्वयं करना है बच्चों। फिर उसके बाद उन्होंने बोले स्वयं ही सुधार करना चाहिए, वही लिखा है, जब संतोष हो जाए ठीक है तब दूसरों को दिखाना चाहिए। ठीक है। फिर जब लगे खुद को कि हाँ ठीक है, तब आप दूसरे को दिखाओ भाई। फिर आपको फाइनली क्या काम करना है बच्चों, आप लोगों को याद रखेंगे कि अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा या बुराई ना बच्चों आपको नहीं करना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, सुझाव दिए हैं। फिर अगला चीज बोले कि अपने कमाए गए धन से कुछ न कुछ जमा करना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी से उधार भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। अब देखो बच्चों, उन्होंने सबसे पहला बताया जो भी लिखना अपने मन से लिखना। दूसरा बोले उन्होंने, अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो, दूसरा उन्होंने बोले कि लिखने के बाद तुरंत अपनी रचना को किसी को आपको नहीं बताना है। ठीक है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है और ठंडे मन से उसमें स्वयं सुधार करना है, जब ठीक लगे तब दूसरों को बताना है। फिर तीसरा चीज उन्होंने बोले कि अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा या बुराई नहीं करना है। चौथा चीज उन्होंने बोले कि अपने कमाए गए धन का कुछ हिस्सा आपको बचा के जरूर रखना है ना, पूरा खर्च नहीं करना है, बचा के रखना है ना, और हो सके तो कभी भी किसी से उधारी नहीं लेना, क्योंकि उधार की प्रवृत्ति जो है लेखक को क्या कर देते हैं, लेखक को जो है मलिन कर देते हैं बच्चों, इस तरीके से। और लेखक को कभी मलिन नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों। फिर 10वां क्वेश्चन से भैया वो क्या है, बादल को घिरते देखा है, कविता के प्राकृतिक चित्रण को अपने शब्दों में लिखना है भाई, है ना। अब भाई इसको एकदम बहुत आसान है, एकदम पूरा स्टोरी सुनाना है। ठीक है, बादल को घिरते देखा, उसमें कहां से स्टार्ट होती है, बसंत ऋतु, अभी का जो महीना, मतलब जस्ट हमारी फरवरी के महीना हो रहा है, उसके बारे में बोलना है। बसंत ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती, खेतों में सरसों के फूल लहराते हुए अति मनमोहक, अति सुंदर लगते हैं। और ओस की बूंदे जो है, ओस की बूंदे जो है कमल के पत्तों पर, और सुबह सुबह जब ओस की बूंदे कमल के फूल पर पड़े रहते हैं तो, और सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सरोवर में स्वर्णिम कमल जो है खिला हो। और इसी समय क्या होते हैं, जो रात्रि के समय में क्या होते हैं, जो चकवाचकवी जो है बिछड़ जा रहते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर फिर से पुनः मिलने लगते हैं। इस प्रकार आपको वर्णन करना है, और वही चीजें बच्चों जितना मैं बताया हूं वही चीजें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सिंपल से क्या करना है, बसंत ऋतु में मंद गति में ठंडी ठंडी हवा चलती है, खेतों में सरसों को फूल अति मनमोहक लगते हैं, और प्रातः काल में
ओस की बूंदे जब कमल के पुष्प पर रहती है और सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है, तब वो ऐसा लगता है मानो कोई स्वर्णिम चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है मानो कोई स्वर्णिम कमल खिला हो। और इसी समय जो चकवा चकवी रात में अलग हुए रहते हैं, वो मिलने लगते हैं भाई। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख जाओगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अविवेक पूर्व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर लिखना है ना। पर्यावरण के बारे में लिखना है यहाँ पर। कहाँ के? अमरकंटक। तो देख लो भाई, अमरकंटक का क्षेत्र खनिज संपदा से परिपूर्ण है ना भाई, वहां बहुत सारा पेड़। अमरकंटक गए होंगे तो आपको पता होगा पूरा जंगली इलाका है। जंगली इलाका है मतलब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मतलब वहां पर खनिज संपदा तो प्रचुर मात्रा में होगा भाई, जंगल में तो रहता ही है ना, है ना। वहां स्वार्थी मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और आवश्यकताओं ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। जंगलों को नष्ट करके क्या किया गया है बच्चों? जंगलों को नष्ट करके प्राकृतिक सौंदर्य को क्षति पहुंचाई जा रही है। एल्यूमिनियम का अछूड़ भंडार यहाँ है। वहां पर किसकी भंडार है बच्चों? एल्यूमिनियम का भंडार है। वहां खनन के लिए वहां के लाखों लोगों का, लाखों पेड़, हजारों पेड़ जो है काटा जा रहा है ना। बॉक्साइट को ले जाया जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है। इस तरीके से पर्यावरण जो है असंतुलित जो है बच्चों होते जा रहा है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है और क्यों? तो ये बच्चों 2 नंबर वाले क्वेश्चन अभी 3 नंबर में भी पूछते, 4 नंबर में भी पूछते। तो भैया इतनी छोटा आंसर क्यों लिए हो? तो रीजन है बच्चों, मैं एक्स्ट्रा आंसर बता रहा है ना, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया और क्यों? क्यों का जवाब भी मैं बता दूंगा। तो बच्चों देखो, जगत का सबसे विराट जनतंत्र भारत के जनतंत्र को कहा गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के की है ना संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं होने के बाद भी अनेकता में यहाँ पर एकता आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे विराट जनतंत्र कहा गया है। धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग निवास करते हैं, इसलिए ऐसा है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं भाई, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की है। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अपने शब्दों में लिखना। अभी मजदूर पाठ पढ़े हो भाई, तो बहुत इजी है ये तो, है ना। तो भैया इसमें लिखना कैसे है, मजदूर ही जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई है। मजदूर जो है श्रम शक्ति की इकाई है, वह निर्माता है। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का निर्माण विकास कार्य में अविराम गति से जारी रखा है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाता कौन है भाई? मजदूर। नदियों पर पुल कौन बनाता है बच्चों? मजदूर। बांधों का निर्माण कौन करते हैं बच्चों? मजदूर। समुद्री जहाज पर कौन काम करते हैं? वायुयान, खनिज उत्पादन, कृषि इत्यादि अनेक ऐसे कार्य जो सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं बच्चों? मजदूर करते हैं। और इस मजदूर के बिना जो है उनका विकास जो है संभव नहीं होती है। तो यहाँ पर बच्चों अपन क्या करेंगे, इस चीज को लिखेंगे, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपनी पैदा नहीं की है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मजदूर जो है कहना चाहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज, छोटे से सुई से लेकर के बड़े से जहाज तक की निर्माण जो है मजदूरों ने की है। मजदूरों जो है श्रम शक्ति की इकाई है। मजदूर जो है निर्माता है ना। दुनिया पूरी सोती है लेकिन मजदूर दिन रात एक करके निर्माण कार्य में जो है लगे हुए हैं। वे अपने परिवार को ना देखते हुए लोगों के लिए निरंतर अपनी चीजों को, अपने आप को जो है न्यौछावर करके लगाए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की आज भी लोकप्रियता के कारण क्या है? तो इसका आंसर हम जो पहले पढ़े थे उसी चीज को लिख सकते हैं भाई, है ना। तो देखो आज ये इतना लोकप्रिय क्यों है भाई, 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक चेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। ठीक है, ये मतलब वजन बढ़ाने के लिए भाई, थोड़ा सा अच्छा बताने के लिए, अरे हाँ जानता है बच्चा ऐसा करके, तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा वजन डाल दिया गया है। फिर छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के लिए पहली बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वतंत्रता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में बच्चों भी बराबर धधक रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके लिए आगे नतमस्तक है। आजादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय है।
ठीक है। अब लोकप्रिय क्यों है भाई, तो लोग शहीद वीरनारायण सिंह जो है लोगों के बीच रह करके उनकी राजा होने के बावजूद भी झोपड़ी में रहते थे। आप पूरे स्टोरी को, ये तो चलो उनका आंसर है, आप अपने मन से भी बता सकते हो कि वो राजा होने के बाद भी बांस से बनी झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, लोगों के बीच रहते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और लोगों के लिए ही उन्होंने क्या किया था, माखन व्यापारी के गोदाम भी लूटे थे ताकि लोगों को जो है भूखमरी से लोग जो है मरे ना, है ना, लोगों के लिए किए। और उन्होंने साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी विशेष क्या दिया, योगदान दिया है, इस वजह से आज वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है बच्चों, सीधी बात है भाई, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर। फिर भाव प्रणय नृत्य कौन सा है, स्पष्ट करना है, इसको 3 नंबर वाले वीडियो में भी देखे थे अपन, है ना। तो पंथी नृत्य भाव प्रणय नृत्य है, यह सतनाम संप्रदाय के भक्तों द्वारा, है ना, या व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। मांदर के थाप और झांझ की झनझनाहट के ध्वनि मध्य नृत्य होता है। जितनी ध्वनि तेज होती जाती है नृत्य उतनी तेज होती जाती है भाई। इस नृत्य में क्या करते हैं, यहाँ पर परम पूजनीय गुरु घासीदास की सत्य की महिमा की गीतात्मक विचारों के साथ गाकर नृत्य करके प्रस्तुत किया जाता है। तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे बच्चों, चलो इसको पढ़ लिए भाई। हाँ, अपन कैसे बताएंगे, पढ़ लिए। तो भाव प्रणय नृत्य कौन सा है, तो भाव प्रणय नृत्य जो है पंथी नृत्य को कहा जाता है। इसमें जो है परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के जो विचार है उनको नृत्य एवं गीत एवं नृत्य के माध्यम से लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मांदर के थाप पर यह नृत्य होती है और जैसे ही मांदर की थाप जो है तेज गति से बढ़ती है वैसे ही नृत्य की भी गति जो है बढ़ जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पर बताओगे भाई, सो इजी। आप पंथी नृत्य के बारे में तो जानती है भाई। अगला जो है निम्नलिखित काव्यांश का भावार्थ लिखना भी। तो काव्यांश आपको दिखा देते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो, सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सानद बिताते हो, तरु दल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। तो इस प्रकार हम काव्य का सहज अर्थ ग्रहण करते हुए चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जीवन का मर्म समझते हैं और किसी भी नवमनस्य आनंद पूर्वक संतोषप्रद जीवन जिए। पेड़ों की ठंडी छाया में जिस प्रकार का चंचल वायु का संगीत सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार हम इस जीवन को व्यतीत करते। तो यहाँ पर बच्चों बोल रहे हैं सरल काव्य सा सुंदर जीवन। हमारा जीवन भी काव्य को समझने जैसा सुंदर है, हम उस काव्य को पढ़ करके आनंद ग्रहण करते, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी आनंद, मतलब जीवन के हर एक पल से आनंद लेनी चाहिए। तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो, यहाँ पर बोल रहे हैं पेड़ों की छाया में रहते हुए ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, कहते हैं कि जो नदी है उनकी प्रवाह से सीखो कि वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से लिख सकते हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। जिस प्रकार नदी अपने हर एक लहर में मानो वो मस्ती कर रहा होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की हर एक पल में मस्ती करना चाहिए। तो आप इसको उठा करके इस तरीके से लिख सकते हो भाई, ये हार्ड लेवल का है। और जो मैं बताया हूँ बच्चों, अभी आप वीडियो पीछे करके देख लेना, उसी चीज को आप लिखना है आपको, जो इसमें है उसी चीज को। ठीक है, ये जो चीजें मैं बोला हूं वही चीजें यहाँ पर बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, अगेन जो निम्नलिखित काव्यांश दिए बच्चों इसकी भावार्थ लिखना है। हाँ, ये थोड़ा सा लगेगा बच्चों, अगर इसमें से आया ब्रज वाली पोर्शन में से आई तो आप यहाँ पर अपने वो जो मैं बोला हूं अभी उस टाइप से आप नहीं लिख पाओगे। मैं तो सांवरे के रंग राची साजी सिंगार बांधी पंगुंगरू लोक लाज नजी तजी नाची गई कुमति लई साधुकी की संगति भगत रूप तय साची गाई गाई हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सु बाची। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जाची। तो यहाँ पर इसकी भावार्थ बच्चों देखो अपने मन से यहाँ पर नहीं लिख सकते भाई, जो भावार्थ है उसको एक्चुअल में समझना पड़ेगा, ये है भावार्थ, बाकी को तो अपन मन से लिख सकते थे, है ना। मैं तो उस सांवले कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, साज धाज कर पैरों में घुंघरू बांध कर सारे लोक लाज का त्याग कर मैं कृष्ण के रंग में रंग कर नाच उठी हूँ, है ना। इस तरीके से बच्चों तो ये वाली पोर्शन में जो आप पढ़े हो, है ना, मैं तो सांवरे के रंग राची साजी सिंगार बांधी पंगुरू लोक लाज सजी
नाची। तो यहाँ तक कि उन्होंने क्या बताया, मैं तो भाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी रंग गई हूं कि श्रृंगार करके, है ना, पैरों में घुंघरू बांध करके जितने भी लोग लाज है, लज्जा है, उसको त्याग करके नाचने आ गई हूँ, नाचने लग गई हूँ। इस तरीका से यहाँ पर बोली गई है भाई ये तीनों लाइन में। फिर यहाँ पर क्या बोला गया, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप मैं साची, गाई गाई हरि के गुण निज दिन, काल ब्याल सु बाची। तो यहाँ पर इसको कैसे बोला गया है, तो देखो मेरी कुमति का, है ना, मेरी कुमति का नाश हो चुका है, मतलब मेरी बुद्धि का जो है नाश हो चुका है, मैंने साधु की संगति में जीवन का मर्म ग्रहण कर लिया है ना, अंततः वैराग्य धारण कर लिया है। अब मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती हूँ काल रूपी सर्प के दस में। तो यहाँ पर परिचित हूँ, इस तरीका से बोला जा रहा है बच्चों। तो इसी चीज को कैसे लिखना है आपको, देखो इसको कि मैं भाई अब गई कुमति, मेरी कुमति पूरी तरीका से नाश हो गई है साधु की संगति में, मैंने अपनी जीवन का जो है बच्चों मर्म समझ लिया है, साधु की संगति में जीवन का मर्म समझ लिया है कि कैसे मुझे इस जीवन में रहना है, तर्क तरीका से गई है, और हरि के गुण गा करके मैं अपने जीवन को यापन कर रही हूं, इस तरीके से बोल रहे। काल ब्याल सुबाची, तो काल ब्याल सुबाची इस चीज को कैसा बोला गया, यहाँ पर देखो काल रूपी सर्प के दस से मैं परिचित हूं, और बोलते हैं काल रूपी दस होती है, जो काल रूपी जो सर्प होते हैं, है ना, उसके डस से मैं परिचित हूं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चों। फिर यहां तक का हो गया, है ना, हूं। फिर बोल रहे हैं उड़ बिन सब जग खारो लागत, बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण के बिना सारा जगत मुझे सूना लगता है, खारो लागत बोल रहे हैं ना, उड़ बिन मतलब श्री कृष्ण के बिना जो है पूरा संसार, पूरी दुनिया जो है सूना लगते हैं, और बात सब काची, और सब बात जो है ना, और क्या लगते हैं, और उनके सिवाय हर बात सच्ची या झूठी प्रतीत होती है, और बोलते हैं कि और बात सब काची, और बोलते हैं कि उनके बिना सब बात जो है झूठी लगती है, इस तरीके से बोल रहा है। मीरा श्री गिरिधर लाल सु भगति रसीली साची, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक वही सत्य है, कौन सत्य है बच्चों, एक वही सत्य, कौन, श्री कृष्ण जी। फिर यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई, असीम आनंद में डूब गई है, उन्हें किसी भी लोक मर्यादा का मान भान नहीं है, उसे लोक मर्यादा का, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया। हाँ, तो ये भी उतनी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा जैसे कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझे ना, आप देखो कि उसको कैसे लिख रहा है, उसको कैसे लिख रहा है, उसको कैसे लिख रहा है, देन डेफिनेटली बन जाएगा भाई, हमारा बना ना, देखे तो। इसी तरीके से आपको इसको बच्चों डील आउट जो है करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 18 क्या बोल रहा है भैया आप लोगों का, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा, और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसे, अपने विचार लिखना। भाई ये आंसर मैं कल ही बता दिया था भैया आप लोगों को, क्या बोला था बेटा कि मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति में पद रचना में, नाचना गाने में वो व्यस्त थी, जो कि समांति परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था भाई, है ना, इसलिए वो उनको विष देकर मारना चाहते थे। अब वो मीरा जो है कृष्ण भक्ति में इतनी लीन रहती थी, उनको विष भी दिया जाता था, तो वो हंसते हुए श्री कृष्ण के प्रसाद स्वरूप जो है पी लेते थे, और उनको लगता था मानो वो अमृत है करके, है ना, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे जो, और वो हमेशा क्या रहता था, वो निष्प्रभावी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो बोला हूं उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश का जो है भावार्थ लिखना है बच्चों। यहाँ पर फिर से वही है, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नयना बने विशाल, अधर सुदरस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इस चीज को आपको लिखना है। तो कैसे करोगे भैया, देख लो बहुत आसान होती है ये भी, अब उसको थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ेगा बेटा, तब तो होगा, है ना। कृष्ण तुम मेरी आंखों में बसे हुए हो, तुम्हारी वह सांवली मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आंखें वाली छवि मेरे मन में बस गई है। तो देखो किसको लिखा होगा, यहाँ पर बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बड़े विशाल। तो ये तीनों पॉइंट्स को, ये तीनों लाइन को उन्होंने लिखा भाई, क्या लिखा है तीनों लाइन को, कि कृष्ण तुम मेरी आंखों में बसे, तुम्हारी वह सांवली मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली छवि मेरे मन में बस गई है। उसी चीज को बोले कि तुम कृष्ण, ये बोल रहे श्री कृष्ण जी, तुम्हारे जो सांवली रंग है, मोहनी सूरत है, वो मेरे मन में बस गई है, और आपके जो बड़े बड़े आंख है पूरे मन में आस आ गई है ना।
छप सा गई है, इस तरीके से यहाँ पर आप लिखोगे, छवि मेरे मन में बस गई है, ऐसा करके। फिर क्या बोला गया है, योग्य अधर सुदरस मुरली राजत उर बैजंती माल, इस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ पर क्या गया कि अमृत में रस से भरी हुई तुम्हारे ध्रुव पर मुरली विराजती है, हृदय पर तुमने बैजंती माला धारण की हुई है ना। कमर पर छोटी सी घंटी बंधी है जिसके नुपुरों की ध्वनि वातावरण में रस घोल देती है। तो यहीं पर बोल रहे हैं कि अधर सुदरस और आपकी मुरली है ना, अधर पर आपकी मुरली है जिसकी आवाज बहुत ही सुंदर होती है, और आपके गले पे बैजंती माला है, और कमर पे छोटी छोटी घंटी है जिसकी ध्वनि जो है बहुत ही मनमोहित करती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है। उसी चीज को क्लियर है बच्चों, जिसकी नुपुरों की ध्वनि वातावरण में रस घोल देती है। मीरा जी कहती है कि श्री कृष्ण का यह बाल गोपाल रूप वात्सल्य से भरा है जो सभी संतों के हृदय को सुख और आनंद प्रदान करता है, ऐसे बोला गया है बच्चों। तो यहाँ पर आप उसी चीज को बोला गया है। फिर नेक्स्ट वन है, पास ही मिलकर उठी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या हृदय का दान उसको। तो इसकी भावार्थ लिखना है बच्चों। तो ये तो और इजी है भाई, ये तो यहाँ पर आराम से उसको कितना सारा लिख लोगे, है ना। कि खेत की मेड़ पर बैठकर मैंने अकेले में जो हृदय देखा उसका वर्णन करता हूँ। खेतों में चने के पौधे को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर जो है गुलाबी पगड़ी सजी हो। पौधों की ऊंचाई एक बित्ते के बराबर है, बीच बीच में अलसी के पौधे जो बहुत ही नाजुक है। कवि कहते थे ऐसा लगता है कि पतली व लचीली कमर वाले अलसी के पौधे और उसके नीले फूल छूने वाले पर हृदय का जो है नौछावर, छूने वाले के हृदय पर क्या कर दे, नौछावर कर देने को तत्पर है। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। फिर समास विग्रह कर प्रकार का नाम लिखना है बच्चों। आप लोगों को समास विग्रह करना है, जैसे कि यथाशक्ति। तो यथाशक्ति मतलब भैया शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। फिर दशानंद, 10 आनंद है जिसको, जब भी क्या बोलो नंबर रहता है मतलब वहां पर आपका, अरे 10 आनंद हो जिसके अर्थात रावण, सॉरी ये यहाँ पर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जब भी देवी देवताओं का नाम आता है बच्चों, याद रखना देवी देवताओं का ट्रिक है ये, जब भी देवी देवताओं मतलब वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, इतना दिमाग में रखेंगे। माता पिता की बात करें तो भैया माता और पिता, जब भी ऐसा और लगे मतलब वहां पर द्वंद्व समास होता है। चौ नंबर दिख गया मतलब वहां पर 4 माहों का समूह है तो द्विगु समास होता है। इतना चीजें आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आप लोगों का, निम्न मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। भाई मुहावरा आ गया, मुहावरों की स्पेसिफिक वीडियो आएगी बच्चों, डोंट वरी, ठीक है। कंधे डालना मतलब पराजित होना बच्चों, है ना। विश्व की नवनिर्माण में संलग्न श्रमिक कभी कंधे नहीं डालते। दिमाग चकराने लगना मतलब कुछ समझ में नहीं आना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र देखकर मेरा दिमाग चकराने गया, ऐसा लिखना है। लकीर पीटना मतलब पुरानी रीति पर चलना बच्चों। लकीर पीटना मतलब पुरानी रीति पर चलना, ऐसा। फिर पसीना बहाना तो परिश्रम करना है बच्चों, ये इसका हो जाएगा, अर्थ में प्रयोग जो है करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्या बोल रहा है, घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था। तो ये घीसा वाला पार्ट पढ़ ही लेंगे बच्चों। घीसा शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से उस पीपल के चबूतरे को गोबर मिट्टी से लीप पोत देता था, ठीक है। घीसा क्या करता था, घीसा कक्षा लगने के पूर्व उस पीपल के चबूतरे को, चौराहा को क्या करता था, गोबर और मिट्टी से लीप देता था। महादेवी जी की शीतल पाटी झाड़ पोंछ कर साफ कर दे, मतलब महादेवी जी जिस कुर्सी में बैठते थे उसको साफ कर यथा स्थान रख देता था। पेड़ की कोटर से कांच की दवात, टूटे नीब और कलम पेड़ के कोटर से निकाल कर यथा स्थान रख देता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी रोटी और कुछ नमक का टुकड़ा चबेना और कुछ गुड़ की डली बगल में दबाकर वह गंगा तट पर आकर उनका रास्ता देखता था, और जैसे ही दूर से उनकी नाव को आते देखता तो तीर की तरह अपने साथियों को दौड़कर गुरु साहब की आने की खबर जो है, गुरु साहिबा की जो है आने की खबर देता था। मतलब वो करता क्या था, वो जो है सिंपल सी स्टोरी बता रहा हूँ, वो जो है चबूतरे का क्या करते थे, गोबर मिट्टी से लिपाई पोताई कर देता था, आसपास को पूरा साफ कर देते थे। और महादेवी वर्मा जी की जो
कुर्सी थी उनको भी वो साफ कर देते थे और फिर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई रोटी, नमक की पुड़िया, नमक और गुड़ की डली को लेकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठ जाते थे। जैसे उनकी नाव को आते हुए देखते थे, वो तीर के समान दौड़ते हुए आता था, अपने दोस्तों को खुशी में बताता था कि गुरु साहिबा आ रही है करके, है ना? इस तरीके से इसकी स्टोरी है बच्चों। फिर 24 की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सा तस्वीर हटवा दी, उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा, अपनी विचार। अंग्रेजों के दावत पर आने से पहले बाबा ने कौन सा तस्वीर, होता है ना भाई कभी मेहमान आते तो घर से कुछ कुछ चीजें हटाते हैं, वैसे ही जब वो अंग्रेज आए थे तो दादाजी ने कौन सी तस्वीर हटा दी थी, क्यों हटवाई होगी, इसको बताना है। तो अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों को रुचिकर प्रतीत नहीं होती और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसका प्रमुख दोषी जनरल डायर था। यदि अंग्रेज यह तस्वीर देख लेते तो उसका प्रभाव ठीक नहीं होता, इसलिए उन्होंने हटवा दिए बच्चों। फिर टिप्पणी लिखना है आप लोगों को, तो टिप्पणी किस पर लिखना है प्यारे बच्चों, वो है सोनमुड़ा पर बच्चों। तो सोनमुड़ा के बारे में बताएंगे, तो सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है ना। इसके कुंड से पतली जलधारा निकलकर पर्वत से बहती जलधारा के साथ मिलकर सोन को नदी का स्वरूप देती है। सोनमुड़ा क्या है बच्चों, सोनमुड़ा जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है, जहां उसके कुंड से एक पतली धारा निकलती है और एक नदी का स्वरूप ले लेती है, जो कि सोन नदी कहलाती है। इस तरीके से आप लिखेंगे। आम्रकुट, तो अमरकंटक के समीप का वह पर्वतीय भूभाग जिसमें आम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, उसे इसलिए कवि कालिदास जी ने उसे आम्रकुट की संज्ञा दी है, ये बोलेंगे। फिर मैकल, मैकल क्या है बच्चों, विंध्य और सतपुड़ा का जो समवेत विग्रह है ना, विंध्य एक तरफ विंध्य और एक तरफ सतपुड़ा है, तो दोनों को जो अलग करने वाली जगह है उसको क्या बोला जाता है, मैकल कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अत्यंत ही मनोहारी है, मैकल कहते हैं। इस पर्वत की जो दाहिनी ओर है विंध्याचल है और बाई ओर में क्या है बच्चों, सतपुड़ा है। ठीक है, उसको आपको लिखना है। फिर माई की बगिया के बारे में पूछे गए आपको, तो इस तरीके से लिखेंगे कि नर्मदा और सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र को ही माई की बगिया कहते हैं बच्चों। नर्मदा और सोन नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है उसको माई की बगिया कहते हैं। यहाँ सरई और आम के पेड़ पाए जाते हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताएंगे बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर, ये मेन है भाई, गुलाब का वली, उसके बारे में भी लिख लेंगे, है ना। आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है ना, वो अपन प्रीवियस वीडियो में इसको देख चुके थे, 3 नंबर में भी, है ना। तो देखो बच्चों, मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा लेकर हमें अपने व्यक्तित्व के विकास पर बल देना चाहिए, है ना। हमें अपने व्यक्तित्व के विकास पर बल देना चाहिए। नैतिक व चारित्रिक पतन किसी भी स्वस्थ समाज का आधार नहीं हो सकता। भाई नैतिक अगर आपकी चारित्रिक पतन हो गया, मतलब आपका कैरेक्टर ढीला है, आप अनुचित काम कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए वैसा काम कर रहे हो, तो वो क्या है, कभी भी उससे स्वस्थ समाज, एक अच्छे समाज की स्थापना हम उससे नहीं कर सकते। फिर बोला जा रहा है भैया कि झूठ, बेईमानी, अराजकता, इसको लिखेंगे, है ना। नाभिचार, लालसा, ईर्ष्या इत्यादि ऐसे अनेक कार्य, मतलब चोरी करना, झूठ बोलना, लालसा करना, ईर्ष्या करना, है ना, घृणा करना, ये सब चीज का काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशा है, मानव जीवन में इनका क्या महत्व है, इसको बताना है बच्चों। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का आशा है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रूपी 2 किनारे, इनसे संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता है। जहां सुख जीवन में आनंद और हर्ष का संचार करती है, वही दुख जब आता है मनुष्य के में, तो दृढ़ता के भाव को भरता है और उसे मजबूत बनाता है ना। दुख आता है तो मनुष्य को क्या करता है, वो मजबूत बनाता है, सहन शक्ति प्रदान करता है। विपत्तियों में मनुष्य उन मानवीय मूल्यों से अपने चरित्र और व्यक्तित्व को गढ़ता है जिससे वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है ना। दुख आता है, उस दुख की घड़ी में ही मनुष्य का विकास जो है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है बच्चों। उस संकट की घड़ी में कौन क्या करता है, किस प्रकार को उसको आगे बढ़ता है, ये मायने रखता है बच्चों, है ना। फिर नेक्स्ट वन है, मीरा ने अपनी आंखों में बसे कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखना है। मीरा के बारे में अब हमने पिछले पंक्ति में पढ़े हैं बच्चों, उसी चीज को आप यहाँ छाप सकते हो कि मीरा जो है कृष्ण भक्ति में लीन है और उनकी मुरलियों की ध्वर में, उसकी कमर पर जो घुंघरू, पैरों पर जो घुंघरू बंधी है, उसकी ध्वनि से वो मनमोहित हो जाती है और उसकी कृष्ण भक्ति में हमेशा जो है लीन होती है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे।
फिर निम्न काव्यांश का भावार्थ लिखना है बच्चों आप लोगों को। क्या बोला गया? एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उलझी चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इसको तो अपने मन से लिख सकते हो भैया, बहुत इजी है, ऐसा है तो, है ना। कि एक काले माथी वाली चिड़िया जो है तालाब के, पोखर पोखर बोल देना भाई, लगेगा अरे अरे वाह क्या बात है, पोखर बोल रहे हैं ना। पोखर के ऊपर जो उड़ती है तो जैसे ही पानी में हलचल होती है वो अपने पीली चोंच से उस मछली को दबा करके उड़ा ले जाती है। इस तरीके से यहाँ तक में लिखेंगे, है ना, वही चीजें है फिर। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन की टाइम नहीं है। तो देखो कैसे लिखे, कवि कहते हैं कि एक चालक चिड़िया है ना, एक चालाक चिड़िया जिसके सिर पर काला है, सिर काला है, तालाब के ऊपर मंडरा रही है और अवसर पाते ही जल पर तैरती मछली को अपने सफेद पंख को फैलाकर झपटा मारकर चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। तालाब के पास ही ऊंची ऊंची मेड़ है ना, जहां रेल की पटरी दिखाई देती है। कवि कवि जब वहां रुके हुए थे तब ट्रेन का समय नहीं हुआ था कि उस पटरी पर वे रेल को देख पाते बच्चों। इस तरीके से, है ना, इसी चीज को बोला गया, बहुत इजी है ये। फिर इसी पर क्या बोला गया है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है ना। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो देखो यहाँ पर कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने जो धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने बादल को देखा है ना। ऐसा लिखेंगे। फिर उन बादलों में गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है मानो ओस के कारण हो, जो मानसरोवर में खिले हुए कमल को स्वर्णिम कमल के रूप में दिखाते हैं। उनका सौंदर्य अप्रितम है, बादल घिर घिर कर छा रहे हैं। इस तरीके से लिखना। फिर प्रयोगवाद को समझाना है बच्चों, तो ये तो 3 नंबर में ही है ज्यादातर, ठीक। संधि और समास में अंतर अपन देख चुके हैं बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे, ठीक है। फिर दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण ये भी 3 नंबर में देखे थे ना। दृढ़ता जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुक भी सकता है। दृढ़ता जीवन का क्या है बच्चों, आधार है। समय आने पर वो अड़ भी जाए और समय आने पर झुक भी जाए। हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी और दृष्टिकोण जो है होना चाहिए, किंतु जड़ता वह है जो अड़ता नहीं है भाई, वो झुकना नहीं जानते, है ना। इसके विपरीत होता क्या है, उनको पूरी तरीका से क्या होती है, उसका काम जो है सही से नहीं हो पाता। मतलब ये बोलना जा रहा है कि सामंजस्य बनाना जो है जरूरी होता है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे साथियों, वो क्या है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू क्या क्या सुझाव थे मैं बता दिया हूँ बच्चों, रिपीटेड है। कविता में आई पंक्ति ये भी हो गया है बच्चों। फिर हाँ, ये डन होती है। तो ये रहा आपके 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। इतने को ईमानदारी के साथ कर लोगे तो बच्चों डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। और भी है भाई, अभी तो इसका एक सीधा सीधा हमारी क्या है, अभी तो एक और सीरीज आने वाली है, साइंस सीरीज आ रही है, आने वाली है ना। वो हर साल एग्जाम में आती है, तो इस साल भी साइंस सीरीज आएगी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर आखिर तक A to Z आपको एक ही दिन में कंप्लीट करा दूंगा। बस जरूरत है तो आपको पढ़ने के लिए। भाई जितने बच्चे इंटरेस्टेड रहोगे उतना ही करेंगे भाई, आप किसके लिए 2-4 को ले आके, तो मेहनत तो करूंगा नहीं, है ना। मेहनत चाहिए आप लोगों को बच्चों, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए भाई। आपके माँ बाप, मम्मी पापा आपके ऊपर विश्वास रखते तो विश्वास कभी ना तोड़िए। आपके गुरुजन आपके ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो उसके विश्वास कभी ना तोड़िए। ईमानदारी के साथ बच्चों मेहनत करते चलिए, यही है मेहनत का टाइम, और दोबारा ये मौका कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।